बेसिकली आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, इसका जो पहला पार्ट है इस यूनिट का, वो ये है कि किस तरीके से एंशिएंट मतलब प्राचीन काल में जो एजुकेशन है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो एजुकेशन है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे बदलाव आए हैं। ठीक है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब प्राचीन काल में जो शिक्षा है, एक तो टॉपिक ये है हमारा इसमें कि प्राचीन काल में शिक्षा में कैसे कैसे विकास आया, एक तो ये टॉपिक है हमारा। और हम ये देखेंगे कि जो प्राचीन काल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब बोले तो कि प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय थे जहाँ पे लोग पढ़ते थे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, मैंने देखा है पेपर में, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश में कंफर्टेबल है या फिर हिंदी, दोनों में, मतलब दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? हेलो, बोथ लैंग्वेज। अच्छा एक मिनट, कोई आया है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन जो इंडिया में डिवाइड होता है, ठीक है, उसके पांच तरीकों से डिवाइड होगा। एक तरीके से, एक तो वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है ना, जिसके अंदर हम गुरुकुल वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और बुद्धिस्ट पीरियड हो गया, ठीक है, और मिडिवल पीरियड हो गया, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसमें ब्रिटिश यानी कि 1857 से लेके, ठीक है, 1947 तक। और फिर पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना, पोस्ट यानी कि 1947, उस पे फिर बहुत सारे कमिटीज बनी, उसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले वैदिक पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया बिगेन अराउंड 3rd century BC with elements of religious, trading and important traditional knowledge। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता है, जैसे कि अब जो संस्कृत वाले उनको थोड़ा ये ज्यादा आइडिया होगा इस बारे में, और योग से भी है, उनको भी मेरे को लगता है आइडिया होना चाहिए कि जो एजुकेशन थी एंशिएंट इंडिया में, वो मतलब स्टार्ट हुई थी 3rd century बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, लेकिन श्रुति परंपरा थी। क्या थी? श्रुति परंपरा थी। अब कोई बताएगा? आप सब तो मतलब वेद से हैं तो पता होगा आपको कि श्रुति परंपरा क्या होती है। ठीक है, श्रुति परंपरा का मतलब होता है कि बेसिकली जैसे कि गुरु, जैसे कि मतलब जो वेद की नॉलेज देते थे, तो वेद अपौरुषेय थे। ठीक है, यानी कि वो किसी इंसान के द्वारा रचे नहीं गए हैं। तो एक व्यक्ति, मतलब जो टीचर थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब मुंह से ही कहते हैं, मुंह से शिक्षा देते थे, लिखते नहीं। बाद में जाके फिर क्या बोलते हैं, ऑरल फॉर्म में, मतलब हमारी जो थी एजुकेशन थी, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रुति परंपरा से तात्पर्य ऑरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड पाल्म लीव्स यूज फॉर राइटिंग। ठीक है, उस समय जो थे तालपत्र जिसको हम बोलते हैं, या पाल्म लीव्स, ठीक है, इन सब पे लिखा जाता था। एम्फेसिस लेड ऑन, ठीक है, चिंतन, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिंतन मनन, है ना, श्रुति, जिसको हम श्रुति मनन चिंतन, है ना, इस पे बात करते हैं। तो उस समय लोग ज्यादातर सोचने पे फोकस करते थे। ठीक है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज इंडिजिनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, टेम्पलेट्स, पाठशाला एंड गुरुकुल्स। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल तरीके से हमारी जो एजुकेशन थी उस समय मतलब इम्पार्ट होती थी घरों में, या फिर पाठशाला में, या फिर गुरुकुल्स में। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या, कोई बताएगा? मतलब कैसे एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से क्या बोलते हैं, पाठशाला और गुरुकुल्स में इम्पार्ट होती थी? देखिए, इसमें मैं आपको सीधा बोलूंगा, इसमें हम ज्यादा तो नहीं, इसमें फैक्ट्स बेस्ड, मतलब ये जो यूनिट है ये फैक्ट बेस्ड है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मिल रही है, हम उसको उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से
पढ़ते हुए चलेंगे, बाकी जो समझने वाली चीजें होंगी उसको समझेंगे। जैसे कि कमेटीज जब आएंगी ना, कि किस तरीके के रूल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाए गए, ठीक है, तो उनको थोड़ा समझना जरूरी है। बाकी यहाँ पे तो ये सारी क्या बोलते हैं, एक फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज है, तो उसको हमें याद करना ही होगा, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स है, इसको बस आप पढ़ते हुए चलता हूँ, ठीक है। और हायर एजुकेशन स्टूडेंट वेंट्स टू बिहार एंड यूनिवर्सिटी, मतलब जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट थे, जो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जाते थे। इसका जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, ठीक है। देखिए, प्राचीन काल की जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, वो उसका जो बुनियाद था, यानी कि फाउंडेशन, यानी कि उसका जो बुनियाद था वो किस पे बेस्ड था? एक तो एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। जैसे कि जिन्होंने मेरे से फिलोसॉफी पढ़ी होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तत्व ज्ञान बोलते हैं उसे, ठीक है। एक तत्व ज्ञान होता है और एक ज्ञान मीमांसा होती है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और बाकी तर्क आधारित मतलब परंपरा थी। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड थी कि प्राचीन काल में इसी तरीके से मतलब वो दी जाती थी, क्या बोलते हैं, एजुकेशन इस तरीके से डिलीवर होती थी, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि 4 तरीके के वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसको तो मेरे को लगता है बताना नहीं होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं इस बारे में। The students were admitted based on the moral character and high conduct, ठीक है। यानी कि बेसिकली उनको नैतिकता का पार्ट ज्यादा पढ़ाया जाता है। मॉरल का मतलब समझते हो ना, मॉरल वैल्यूज वगैरह ये सब, ठीक है। The society did not have much say in regulation and fees to be charged called गुरु दक्षिणा। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि सोसाइटी जो है वो ये नहीं कह सकते कि उस समय फीस भी चार्ज करती, बट गुरु दक्षिणा, जैसे कि गुरु जो चेले होते थे वो जाके मतलब गुरु को कुछ देना होता था तो वो देते थे जाके, ठीक है। The origin of Vedas could be tracked back to the advent of the Aryan who supposedly crossed the Hinduksh mountains and settled in the northern part around 1500 BC. Vedas essentially means knowledge, ठीक है। अब यहाँ पे वेद के ओरिजिन के बारे में बात की गई है। अभी जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के, और लेकिन हमने एक और संस्कृत में एक कोटेशन और पढ़ते हैं कि जो वेद है उसका ओरिजिनेशन कोई इंसान नहीं कर सकता, अपौरुषेय है। लेकिन यहाँ पे जो हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं इसमें मतलब ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल तरीके से बात कर रहा है, तो इसको एक बार समझते हैं। तो क्या कहता है कि जो ओरिजिन था वेद का कुड बी ट्रैक्ड बैक एट द एडवांट ऑफ आर्यंस। आर्यंस के थ्रू वेद प्राप्त हुए, जो कि कहां से आए थे? हिंदुक्ष माउंटेन्स, ठीक है। लिखा ना, वो सपोजली, ऐसा माना जाता है, सपोज लिखा है यहाँ पे, एक शब्द लिखा है सपोजली। इसको हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिखा, वेदों की उत्पत्ति का पता आर्यों के आगमन से लगाया जा सकता है, जिनके बारे में माना जाता है, वहां सपोज लिखा है, यहाँ पे माना जाता है कि वे 1500 से 1000 ईसा वर्ष के आसपास हिंदू कुश पहाड़ों को पार करके उत्तरी क्षेत्र में बस गए थे। वेदों का अर्थ हम जानते हैं मेनली क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। अब वेद के साथ, अब वेद से रिलेटेड जितनी भी चीजें उस पर थोड़ी सी इसमें बातचीत करेंगे। जैसे वेदांग हो गए, कोई बताएगा वेदांग क्या होता है? देखो, मैं चाहता हूँ कि बोरियत ना हो। ये जो लेक्चर है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए साथ में पढ़ते हुए चल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि वेदांग क्या होते हैं? हेलो, वेदों के अंग को कहते हैं। वेदांग कितने छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ठीक है। तो इस पे मतलब पहले के टाइम पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अच्छा, उपवेद और वेद,
वेद का मतलब तो हो गया ज्ञान, लेकिन उपवेद क्या होता है? हेलो, किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो इसमें लिखा हुआ। आप बताइए। उपवेद का मतलब होता है कि एक वेद से संबंधित रखने वाला, उसी से जुड़ा हुआ कोई प्रकरण से संबंधित वेद, मतलब ठीक है। प्रकरण वाला वेद, एक वेद से संबंध रखने वाला कोई प्रकरण वाला वेद। देखो यहाँ पे वैसे ये टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदांगा एंड उपवेद एंड वेदांत। वेदांत तो पता ही है, हाँ। उपवेद अभी आपने बताया, लेकिन वेदांत फिर क्या है? अभी आपने बोला कि जो वेदांत है, वेदांत और वेदांग में क्या फर्क है? एक मिनट, बहुत फर्क है। हाँ बताइए। वेदांत और वेदांग में बहुत फर्क है। वेदस्य अंगानि वेदांग, यानी कि जो वेद को समझने में साक्षात उपकारक होते हैं उनको वेदांग कहते हैं। और जो वेदांत हैं वो वेद को समझने में उपकारक नहीं होते, बल्कि वो उनका जो दार्शनिक निचोड़ है उसका ही जो है अंतिम भाव होते हैं। ठीक है। बेसिकली वेदांत को हम उपनिषद भी कहते हैं, और हम जानते हैं कि उपनिषद जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि गुरु के समीप जाकर बैठना, ठीक है, उससे शिक्षा प्राप्त करना। तो देखो इन्होंने इंग्लिश में वही इसका अर्थ दिया गया है, जो उपनिषद का अर्थ है ना। वेदांत को एक्चुअल में हम उपनिषद से भी डिनोट करते हैं। दैट्स व्हाई द मीडियम ऑफ टीचिंग वाज संस्कृत एंड द नॉलेज वाज पास्ड एंड ऑर्डिनरी इन द system called Gurukuls, which was purely residential from a teaching and student had live at the Guru place. समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे एक बार उपवेद को भी मैं बता देता हूँ। उपवेद मीन्स अप्लाइड नॉलेज, मतलब बेसिकली एक ऐसी नॉलेज जो एप्लीकेबल है, ठीक है, और ट्रेडिशनल लिटरेचर पर एंड और ट्रेडिशनल लिटरेचर विच कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन टेक्निकल वर्क्स। ठीक है, मतलब बेसिकली उपवेद में क्या होता था कि जो अप्लाइड नॉलेज के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाकी जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरा से लिटरेचर चलते हुए आ रहे हैं उसके बारे में, जो कि ऐसी परंपरा के लिटरेचर है जिसके अंदर हमें कुछ टेक्निकल वर्क्स देखने को मिले। ठीक है, तो वेदांता मीन्स दोज टू बी स्टडीज। अच्छा, ये तो नीचे होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि उपवेद क्या, बेसिकली इसमें अप्लाइड नॉलेज के बारे में बात की जाती है, और कुछ ट्रेडिशनल लिटरेचर्स भी आते हैं इसमें, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल वर्क्स को मतलब बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम व्हाट आर द 6 दर्शन शास्त्र। तो अभी हमने मतलब ये कह रहे हैं कि इन इंडियन फिलोसफी आप लोगों को पता ही होगा कि 6 प्रकार के, वैसे टोटल जो है इंडियन फिलोसफी में कितने दर्शन है? तो 9 है ना। ठीक है, तो बाकी जो यहाँ पे सिर्फ आस्तिक दर्शनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम वेदों में भी ऐसा नहीं है कि नास्तिक नहीं मिलता है, उसका एक अपर नाम मिलता है जिसको हम बोलते हैं श्रवण परंपरा। ठीक है, नास्तिक को श्रवण कहा जाता है उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 दर्शन शास्त्र कह रहे हैं कि इन इंडियन फिलोसफी द टर्म designates the distinctive way in which each philosophical system look at things, including its exposition of sacred scripture and authoritative knowledge. The 6 principal Hindu darshans, ये आप लोगों ने पढ़ा, इस पे मेरे को बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि इसमें से 6 कौन से हैं, नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा आस्तिक दर्शन है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, द नॉलेज वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड स्ट्रीम, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या के बारे में कहाँ पे मिलता है? मुंडको उपनिषद में हमें पता लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे उस टाइम के लोग क्या मानते थे कि जो नॉलेज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक पराविद्या होती है और एक अपराविद्या होती है। पराविद्या जिसको हम हायर नॉलेज कहते हैं या फिर स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं जिसे, और वही अपराविद्या क्या होता है? लोअर नॉलेज या फिर सेक्युलर साइंस जिसको हम बात कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को लगता होगा कि हम ज्यादातर
पहले के टाइम पे अध्यात्म की बात इसलिए करते थे क्योंकि जो अपर विद्या थी, मतलब जो टेक्निकल जो साइंस वगैरह था, ये सब तो अपर विद्या में आ जाता था। तो अपर विद्या को मतलब इम्पोर्टेंस कम दिया जाता था उस टाइम पे, पर परा विद्या को ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ हायर नॉलेज माना जाता है ना उसे। इस वजह से इंडिया में परा विद्या को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। समझ में आ रही है? लेकिन आजकल के टाइम पे अगर मैं बात करूं, कोई बताएगा परा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है या अपरा को? है? अपरा विद्या को ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना? ठीक है। अपरा को। हाँ, इस वजह से मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये ऐसा, मतलब जब ये मतलब हमारे यहाँ साइंस का तो जिक्र किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं फिर भी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंडिया में, मतलब ज्यादातर क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे स्पिरिचुअली को? आत्मिकता। हाँ, आत्मिक कहते हैं, एक वर्ड आता है आत्मिक, आध्यात्मिक भी। हाँ, आध्यात्मिक, ये शब्द सही है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी को पढ़ना होता था तो ऐसे ही कोई पढ़ नहीं लेता था, उसके लिए कोई मतलब एक विशेष प्रावधान था, जैसे कि आपका संस्कार होना चाहिए। ठीक है ना? जब तक जैसे आप लोगों ने 16 संस्कार पढ़े होंगे, तो उसमें से अगर मतलब अगर आपने संस्कार नहीं किया तो आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना? सीधी सीधी बात कहूँ तो ऐसे। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में लेके जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमने संस्कृत से पढ़ा है ना। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये रहा। उपनयन नामक एक अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है, जो दीक्षा का प्रतीक है। एक बार जब बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो उपनयन संस्कार है ये कब किया जाता था? ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। तो एक बार जब बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते थे तो उनकी औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शिक्षा विद्या आरंभ समारोह के साथ शुरू होती है, जिसके दौरान वे देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और पहली बार वर्णमाला सीखना शुरू करते हैं। तो याद रखना, ये कब होता था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और मतलब ये पता होना चाहिए। और बेसिकली जो उपनयन संस्कार होता था वो किस शिक्षा के लिए था? मतलब एक औपचारिक शिक्षा भी होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उपनयन एक संस्कार है जिसमें एक बच्चे को अपने गुरु के आश्रम में पुनर्जन्म माना जाता है, जिसे द्विज के रूप, जैसे द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, ठीक है, उसे द्विज के रूप में जाना जाता है। यह समारोह 8 से 12 वर्ष की अवधि के बाद होता है, ठीक है, जिसके दौरान छात्र को ब्रह्मचारिण कहा जाता है। उत्सर्जन समारोह के बाद, वैसे आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ इसमें। उत्सर्जन समारोह के बाद मेधा ज्ञान कार्यक्रम समावर्तन यानी कि दीक्षांत समारोह के साथ होता है। देखो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं बोलूं 16 संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, कोई बताएगा? 16 संस्कार में से पढ़ाई से रिलेटेड यानी कि विद्या से रिलेटेड कौन कौन से संस्कार आते हैं? एक तो अभी हमने पढ़ा उपनयन संस्कार आता है, और ब्रह्मचारिणा भी है ना, और एक समावर्तन। ठीक है भाई, अनेक संस्कार आते हैं, जैसे कि पहला हो गया वेदारंभ, जो उपनयन संस्कार से भी पहले होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला क्या हो गया हमारा? वेदारंभ है। उसके बाद आप रुक जाओ, समावर्तन होता है। एक मिनट, मैं और भी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शायद से आपको प्रियांशु जी ने वो भी पढ़ाया होगा, क्या बोलते हैं, उसमें भी तो आता है ना ये, मनुस्मृति में भी तो आता है, द्वितीय अध्याय में ये सारे संस्कार के बारे में बताया जाता है। तो ये उसी का विषय है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, अच्छे से जो आपका कोर्स है उसको भी पढ़ोगे तो ये वाली यूनिट्स आराम से हो जाएगी, मतलब इसके कुछ पोर्शन। ठीक है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। हेलो विशाल जी, कुछ कह रहे थे? मैं उस समय श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद, हाँ मैं श्योर नहीं, हाँ मैं ही कह रहा था, हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट उपनयन संस्कार से पहले अक्षरारंभ या फिर वेदारंभ करके भी एक संस्कार होता है।
हाँ वो सही है, यहाँ लेकिन पे बच्चों को अक्षर वर्ण ज्ञान कराया जाता है घर पर ही। हाँ लेकिन पहले उपनयन आता है, फिर उसके बाद जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा तो सही, उसमें पूजा वूजा की जाती है। ठीक है, वर्ण ये देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि उपनयन नामक एक अनुष्ठान किया जाता है जो दीक्षा का प्रतीक होता है। एक बार जब बच्चा 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो उसको औपचारिक शिक्षा, ठीक है, विद्यारंभ समारोह के साथ शुरू होती है, जिसके दौरान वे देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और पहली बार वर्णमाला सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो हाँ। इसको, हाँ इसको एक बार देख लेना। इसके अंदर विद्या वेद आरंभ भी आता है, और कौन कौन सा आता है, 2 ही हो गए। ठीक है, ये एक बार देख लेना इसको। यही तो मैं इसका एक क्रम भी लिख के भेज दूंगा आपको कि कौन सा संस्कार किसके बाद आता है, क्या क्या होता है, डिटेल में मैं लिख दूंगा, मैंने लिखा हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, भेज दूंगा आपको। यह समारोह 8 से 12 वर्ष की अवधि के बाद होता है, जिसके दौरान समावर्तन भी आता है। छात्र को समावर्तन बोला तो मैंने, समावर्तन होता है, ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उत्सर्जन समारोह के बाद वेद ज्ञान कार्यक्रम समावर्तन के साथ होता है। महिलाओं की शिक्षा, हाँ याद रखना कि महिलाओं की शिक्षा का भी अपेक्षित नहीं थी, क्योंकि इन्हें सीमित सीमा तक की सही वेदों और वेदांगों की शिक्षा मिलती थी। उन्हें ऋषि का कहा जाता था, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे चले। अब देखो, जो अब महिलाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो महिलाओं के 2 वर्ग थे उस समय। शिक्षित महिलाओं के 2 वर्ग थे, जिनको सद्योतवाह और एक ब्रह्मवादिनीज बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी यहाँ पे ब्रह्मवादिनियां बोल देंगे। ठीक है ना। सद्योतवाह का मतलब होता है वे महिलाएं जिन्होंने विवाह तक पढ़ाई की है। ठीक है, मतलब भाई शादी तक पढ़ाई की है। और ब्रह्मवादिनियां थी जो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह का सर्वथा त्याग कर देती थी। शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता था, गुरुकुल में माता पिता के सम्मान होता था और एक सुधारक। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि जो शिक्षित महिलाओं के वर्ग, मतलब कौन कौन उसमें, उन वर्गों में से कौन कौन से वर्ग आते हैं, एक ये पूछ लेंगे। और एक ये आएगा कि मतलब सद्योतवाह क्या होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मतलब ये पीरियड, जो टाइम पीरियड था, ये कब तक था। विवाह तक पढ़ाई करते थे ना इसमें, बस तो ये याद रखना आपने। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं कि प्राचीन शिक्षा जो थी, मतलब उस समय उसके मतलब उसका जो मेन एम क्या था। ठीक है ना, तो मोक्ष सबसे परम उद्देश्य था। मैंने बताया था क्यों था, क्योंकि आध्यात्मिक पे ज्यादा ये फोकस करते थे उस समय। ठीक है ना, परा और अपरा विद्या के बारे में बात करते हैं, तो इस वजह से मोक्ष को परम उद्देश्य भी माना जाता है। प्राचीन भारतीय मोक्ष की प्राप्ति को परम लक्ष्य और सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ मिलन, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन और जन्म और मृत्यु से छुट्टी। ठीक है, और दूसरा क्या था, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर बेस्ड काफी पढ़ाई थी इनकी, कि चरित्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि चरित्र निर्माण का मतलब ये कि बड़ों का आदर, ये सब इसको मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धार्मिक ज्ञान प्रदान करना, धार्मिक मतलब आध्यात्मिक जिसको हम बोलते हैं, धार्मिक को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस। ठीक है ना, सामाजिक कर्तव्यों पर बल, विद्यार्थी को पिता पुत्र, मतलब ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा। और सबसे मेन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि सर्वांगीण व्यक्तित्व कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षण व्यवहारिक और नैतिक पहलू तक ही सीमित नहीं थी। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, इसको समझ गए होंगे, इसमें है कुछ भी नहीं। संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, मतलब जो संस्कृति है और जो विरासत में जो कुछ भी मिला उसका संरक्षण और संवर्धन बढ़ाना बेसिकली। ठीक है, संसारिकता की शिक्षा, व्यवसायिक उद्देश्य। लेकिन आपको एक चीज समझ में आई होगी कि मतलब पुराने जो है उसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से कमेटियां आगे बननी स्टार्ट हुई है, यहाँ के कुछ लूप होल्स को देखकर। जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि व्यवसायिक जो उद्देश्य है वो कम था पहले के टाइम पे। जो शिक्षाएं थी उसमें व्यवसायिक उद्देश्य कम रहा था, जिसकी वजह से आगे अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी हम
अपने एजुकेशन सिस्टम में व्यावसायिक उद्देश्य को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके बेसिकली। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो शिक्षा थी इसको मतलब होता है ना कि जैसे कि अगर हम कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब विधियां जिसको हम कहते हैं, तो 4 तरीके की विधियां थी उसमें। मतलब वैसे में हम तीन ही कहेंगे उसको। हाँ, 3 प्रकार की विधियां होती है, श्रवण मनन निध्यासन, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वेदांत में भी पढ़ा आपने। श्रवण का मतलब है कि जो गुरु के मुख से निकले शब्द हैं उसको, ठीक है, श्रवण कहते हैं। और मनन का मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट ने गुरु से कुछ सुना तो अब वो क्या करेगा, उस पर थोड़ा सा सोच विचार करेगा, चिंतन करेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, और निध्यासन का मतलब अब मूल्यांकन जब करेगा तो उसको पता लगेगा जो इन्होंने मतलब सिद्धांत दिए मेरे गुरु ने वो बिल्कुल हर सिचुएशन में फिट बैठ रहे हैं, तो वो कहेगा कि हाँ भाई अब तो यही सत्य है। ठीक है ना, वास्तविक दुनिया में लागू करने को दर्शाएगा, मतलब फिर किस तरीके से वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, श्रुतियां, ज्ञान को व्यवहारिक रूप को श्रुतियां कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसमें ज्यादा टफ तो है नहीं ये यूनिट, मेरे को तो नॉर्मली लगती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमारा क्या चल रहा है ये समझते हैं। एक मिनट के, ठीक है, इसको पढ़ देते हैं, लास्ट ही बचा है। ठीक है, पढ़ के खत्म करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट के क्वेश्चंस कवर अप कीजिए, क्योंकि रीजन ये कि ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बोला कि ये पढ़ना है तो इस चीज से प्रश्न आते हैं। आजकल थोड़ा इन्हीं के अंदर और भी डिटेल में से ये प्रश्न पूछने लगते हैं, इसलिए जब तक आप प्रश्न नहीं उठाओगे, मतलब फर्स्ट पेपर की जो मुझे समझ, मतलब मैंने जैसे पेपर दिया था तो मुझे ये समझ में आता है कि फर्स्ट पेपर को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन करने से ही प्रिपरेशन होगी। विदाउट क्वेश्चन आप सोचो कि मैंने पढ़ लिया है फर्स्ट पेपर तो मेरा पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत अवधारणा है। आपको इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करने ही पड़ेंगे। वही क्वेश्चंस करोगे तभी तो पता लगेगा ना कि ये जो नॉलेज का यूज उन क्वेश्चंस में किस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे अभी आपने ये पढ़ लिया मेरे साथ ही, ठीक है, तो अब आप क्या करना कि मतलब जैसे कि जो ये टॉपिक मैंने बताया इसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लो। नेट पे पता नहीं कितने लोग ऐसी वीडियो डालते हैं, ठीक है, और आप अभी रिसेंट के भी देखोगे तो उसमें से पता लग जाएगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये काम जरूर है, ये करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक मिनट इसको, एक मिनट रुकना बस। ये हो गया हमारा, ठीक है, मोनेस्टिक ऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है। मोनेस्ट्री यानी कि जो मठ आदि होते हैं, ठीक है ना, शिक्षा के मठवासी आदेश भी हो, जैसे कि जाति व्यवस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ और इसका अस्तित्व पूर्व वैदिक काल में नहीं था। इसके अंतर्गत ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था निम्नलिखित थी। ठीक है, जैसे मठ, फिर मठ आपने देखे होंगे ना, अखाड़े वगैरह ये सब सुना होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ से ही मतलब पूर्व वैदिक काल में तो ऐसा नहीं हुआ था, इनका प्रारंभ पूर्व वैदिक काल में तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आरंभ होता है तो उस समय जाति व्यवस्था के कारण ऐसा मतलब ऐसा रूल बन जाता है, या फिर इस तरीके की चीज, इस तरीके के आदेश हमें देखने को मिलते हैं शिक्षा पर। तो जैसे कि ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन और पुरोहिती क्रियाओं से संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान दिया जाता था। इसके लिए आयु सीमा 5 से 16 वर्ष तक की थी। देखिए, ठीक है ना, तो ब्राह्मण को धर्म और दर्शन मतलब ये सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था और 5 से लेकर 16 तक की आयु थी। क्षत्रियों के युद्ध के पहलुओं में
प्रशिक्षित किया गया। इसकी आयु सीमा उम्र 6 वर्ष से 22। देखो भाई ये सारा का सारा मनुस्मृति से उठाया गया है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में वहां मिल जाएंगी, बस वहां पे श्लोक लिखे, यहाँ पे इन्होंने उसको अर्थ करके लिखा हुआ है। वैश्यों के व्यापारी वर्ग को अनेक व्यापार के बारे में सिखाया जाता था। तो ज्ञान प्राप्त करने की आयु सीमा 8 और 24 वर्ष के बीच थी। ठीक है, तो पदानुक्रम में निचली जाति शूद्र को कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से ये आपको बहुत अच्छे से वहां पे भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, मूल्यांकन प्रणाली, इसको समझते हैं, मतलब एवेल्युएशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आचार्य द्वारा अपने छात्रों की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अपनाए गए तरीकों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव। हालांकि ऋग्वेद, यास्क, साइन के प्रसिद्ध टिप्पणीकारों ने स्तोत्रों के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। महाप्रजानन ग्रेड उच्चतम क्षमता वाले, एक मिनट रुकना, क्या ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वाली चीज पढ़ी है, बाकी इससे पहले सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, एक मिनट ना, हाँ, there has been no single idea about Acharya used to evaluate learning levels people, yask, famous commentators। अच्छा ठीक है, महाप्रश्न ग्रेड, अच्छा ये मतलब ग्रेड्स है कि महाप्रश्न ग्रेड अगर मिलता है तो वो हाईएस्ट एबिलिटी है स्टूडेंट को। मध्यम मतलब नाम से पता चल रहा है, अल्फा यानी कि लो। ठीक है, इस तरीके से ये था। बाकी इसके अंदर क्या क्या करिकुलम था ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसको आप लोग हिंदी में देख लीजिए क्योंकि इसको ज्यादा ही आसानी हो जाएगी। मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूविज्ञान, नृवंश विज्ञान, मानव यूजेनिक्स, ठीक है, गणित, सैन्य विज्ञान, ये सब इसमें मिलता है। शिक्षा सरल थी फिर भी कई पहलू में अत्यंत लाभप्रद और विविधता पूर्ण थी। विद्यार्थी जीवन जीने का कौशल हासिल करते थे और अपने व्यक्तित्व का व्यापक विकास हासिल करते थे। ठीक है, तो एक तो ये हमारा एक सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं जो एंशिएंट इंस्टीट्यूशन थे, वहां से भी प्रश्न आता है, अच्छा खासा प्रश्न आता है वहां से भी। मतलब इस यूनिट से मैंने जो नोटिस किया 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब वो इधर से भी उठ के आ सकते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी पूछे जा सकते हैं, नहीं तो फिर मतलब कमेटीज वगैरह ये सब जो है वहां से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं जरा आपको एक वो दूसरी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट में।